हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स ऑफ मास्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें हम लोग यूनिट 3 देख रहे हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयोनाइजेशन लाइक इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट एंड केमिकल। तो यहाँ पे हम लोग दो डिफरेंट टाइप के आयोनाइजेशन टेक्निक को देखेंगे। पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक और दूसरा है हमारा केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक। तो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, थियरी, इंस्ट्रूमेंटेशन को अच्छे से देखा था। ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप इसका जस्ट प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि उन्हीं आप इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आप याद करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, इसमें ये इंस्ट्रूमेंट है उसका। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट चैम्बर होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसी सेकेंड चैम्बर के बारे में डिटेल से पढ़ना है, जो इस चैम्बर के अंदर आयोनाइजेशन प्रोसेस होता था। ठीक है, तो ये इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो आइए लेक्चर को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से समझते हैं। तो क्यों हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर ही बहुत इंपॉर्टेंट है? तो इसलिए क्योंकि देखिए पॉइंट कह रहा है स्पेक्ट्रम इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज सिग्निफिकेंटली डिपेंडेड अपॉन द आयोनाइजेशन टेक्निक। तो यानी कि जो हमें स्पेक्ट्रम अल्टीमेटली जाके मिलना है वो हमारा इसी चैम्बर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि वहीं पे जाकर हमारा इसी चैम्बर में जब आयोनाइजेशन होते हैं, ठीक है, आयंस फॉर्म होते हैं, तो उसी पे हमारा स्पेक्ट्रम डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आयोनाइजेशन टेक्निक आर यूज टू कन्वर्ट सैंपल एटम और मॉलिक्यूल्स इनटू आयंस। तो आयोनाइजेशन टेक्निक हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल होता है, जब ये फर्स्ट वाले चैम्बर से पास होकर सेकेंड चैम्बर में आता है, ठीक है, तो इस सेकेंड चैम्बर यानी आयोनाइजेशन चैम्बर में हमारे सैंपल को कन्वर्ट किया जाता है आयंस में। ठीक है, जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम लोग आयंस में कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए इसे आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैम्बर है। फर्स्ट चैम्बर हमारा वेपराइजेशन चैम्बर होता है, यही है हमारा सेकेंड चैम्बर आयोनाइजेशन चैम्बर। थर्ड होता है आयन एक्सेलरेटर चैम्बर एंड ये फोर्थ है हमारा मास एनालाइजर चैम्बर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन अगर अच्छे से आपको देखना होगा तो प्रीवियस लेक्चर में देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं कि मास एनालाइजर चैम्बर के बगल में दो मैग्नेट लगे हुए हैं और ये फोर्थ चैम्बर फिर हमारा कनेक्ट हो जाता है डिटेक्टर से। डिटेक्टर आपका कनेक्ट होता है एम्पलीफायर से और एम्पलीफायर फर्दर जाके आपका कनेक्ट रहता है रिकॉर्डर से, जहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम यही आयोनाइजेशन चैम्बर जो है इसी के बारे में पढ़ना है। तो जो आयंस होते हैं, यहाँ पे जो सैंपल होते हैं हमारे, उनको जो आयंस में कन्वर्ट किए जाते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे उसे कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है हमारा हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक्स और दूसरा है सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक क्या होता है? तो कह रहा है कि हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जब हम यहाँ पे सैंपल्स को आयन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब हम हाई एनर्जी देकर सैंपल को आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक्स का हमने यूज किया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मोर फ्रेगमेंटेशन ऑफ मॉलिकुलर आयन, यानी जब हम हाई एनर्जी देते हैं तो जो हमारे सैंपल होते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉलिकुलर आयंस मिलते हैं। ठीक है, और हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर ही हमारा आता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक, जिसको कि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब इंस्ट्रूमेंटेशन देखा था स्टूडेंट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक के ही बेसिस पे इंस्ट्रूमेंटेशन को हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब हम अलग अलग तरीके का यहाँ पे टेक्निक देखेंगे। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर ही आपका इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक आता है। ठीक है, सेकेंड होता है हमारा सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक। सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक क्या होता है? तो कह रहा है कि कंपैरेटिवली लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक में लो एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लेस फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे जो मॉलिकुलर आयन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे उनकी फ्रेगमेंटेशन कम देखने को मिलती है। और सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर हमारा सिलेबस के अंदर जितने भी टेक्निक्स पढ़ने हैं सभी आपके सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक, क्योंकि ये आपका हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर आता है। ठीक है, तो हमें फर्दर क्या आगे पढ़ना है? केमिकल आयोनाइजेशन पढ़ना है, फील्ड डिजॉर्प्शन पढ़ना है,
FAB है, ठीक है, फैब बोलते हैं, माल्डी, TSI, ESI, APCI एंड APPI। अभी इनका फर्दर हम लोग आगे देखेंगे फुल फॉर्म क्या होता है और इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे 2 कवर करेंगे, आयोनाइजेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंड केमिकल आयोनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे सैंपल को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जनरली 3 मेथड यूज करते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका गैस फेज मेथड, दूसरा होता है आपका डिजॉर्प्शन मेथड एंड थर्ड होता है आपका इवेपोरेटिव मेथड। तो 3 मेथड यूज करके हम लोग जो सैंपल होता है, सैंपल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके गैस फेज के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं, तो आपका पहला होता है इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक आता है और केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक आता है। ये दोनों आपके गैस फेज मेथड के अंदर आते हैं, ठीक है। डिजॉर्प्शन मेथड के अंदर आपके आते हैं फील्ड डिजॉर्प्शन, फैब एंड माल्डी। ये 3 टेक्निक्स जो है आपके डिजॉर्प्शन मेथड के अंदर आते हैं। इवेपोरेटिव मेथड में आता है TSI, ESI, APCI एंड APPI, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये ESI जो है ये इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने S और H लिखा है जिससे कि आपको ये ईजिली आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक जो है वही केवल हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर आता है। बाकी सभी आपके यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी आपके सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर आते हैं, ठीक है। गैस फेज के बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ओल्डेस्ट एंड पॉपुलर, तो सबसे ओल्डेस्ट और पॉपुलर मेथड होता है आपका गैस फेज आयोनाइजेशन टेक्निक। यहाँ पे कहता है सैंपल इज वेपराइज्ड बिफोर आयोनाइजेशन। यहाँ पे जो भी सैंपल हमारा होता है पहले उसको हम लोग वेपराइज्ड करते हैं, देन उसका आयोनाइजेशन कराते हैं, ठीक है। डिजॉर्प्शन मेथड में क्या होता है, कह रहा है कि लिक्विड सॉलिड सैंपल आर डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस आयंस। यहाँ पे यदि हमारा सैंपल लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसे हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं पहले गैसियस आयन में, ठीक है। एंड इवापोरेटिव मेथड में क्या होता है, कह रहा है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रिप्ड बाय इवापोरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल होता है यदि वो सैंपल हमारा किसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्वेंट को बाहर निकालते हैं, देन हम उस बचे हुए सैंपल को आयनाइज कराते हैं, ठीक है, विथ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो ये मोस्टली आपका क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के साथ परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के साथ यूज किया जाता है। तो ये आपके 3 मेथड्स हो गए आयोनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, गैस फेज के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंड केमिकल आयोनाइजेशन, और इन्हीं दोनों टेक्निक्स को आज हम लोग यहाँ पे डिटेल में अच्छे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक जो होता है वो गैस फेज मेथड के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है पहला पॉइंट, द गैस फेज मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड बाई अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो भी हमारा सैंपल होता है वो गैस फेज में रहेगा स्टूडेंट, और उस सैंपल को हम लोग बम्बार्डमेंट कराते हैं किससे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फॉर्म बाई हीटिंग अ फिलामेंट बैस एट अ निगेटिव वोल्टेज टू जनरेट मॉलिकुलर आयन। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है, जो हमारा सैंपल होता है वो गैस फेज में होता है, और उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बीम को बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं वो एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट, उससे ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारे जनरेट होते हैं और उसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बार्डमेंट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, निगेटिव वोल्टेज रखते हैं, जिसके वजह से मॉलिक्यूलर आयन जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन टेक्निक। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट आयोनाइजेशन टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा रहे हैं ऑन द सैंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज अ हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक बिकॉज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन इज हाई। तो अभी हमने बताया कि केवल और केवल इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन टेक्निक ही आपका हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर आता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसके वजह से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक बार समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे 3 स्लिट प्रेजेंट है ना, स्लिट फर्स्ट, स्लिट सेकेंड एंड स्लिट 3।
तो आप देख रहे हैं कि स्लिट फर्स्ट एंड स्लिट सेकेंड के बीच में जो एक चैम्बर बन रहा है यही हमारा है आयोनाइजेशन चैम्बर। ठीक है, ये हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है। और आयोनाइजेशन चैम्बर के पहले आता है वेपराइजेशन चैम्बर। ठीक है, और आयोनाइजेशन चैम्बर के बाद वाला जो ये चैम्बर हुआ है स्लिट 2 एंड स्लिट 3 के बीच में, ये है हमारा एक्सेलरेशन चैम्बर। ठीक है, तो हमें आयोनाइजेशन चैम्बर पे मेन फोकस करना है स्टूडेंट। तो आप देखिए आयोनाइजेशन चैम्बर जो होता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर ये चैम्बर थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे देखिए एक फिलामेंट लगा रहता है। ठीक है, जो कि आपका मेनली किसका होता है, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, यही जो फिलामेंट है ये आपका बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है। ठीक, यहाँ पे 2 ग्रिड प्रेजेंट है। ठीक है, ये है आपका ग्रिड 1, ये दोनों ही ग्रिड 1 है। और ये है आपका ग्रिड 2, जो कि देखिए ग्रिड 1 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली है, और ग्रिड सेकेंड जो है मोर पॉजिटिवली है। ठीक है, और इन दोनों ग्रिड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ठीक है, आप याद करते हुए चलिएगा चीज़ों को। टंगस्टन फिलामेंट होता है, ग्रिड होता है, 2 ग्रिड होते हैं, और इन 2 ग्रिड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, हम यहाँ से सैंपल को एज ए गैस फेज में एंट्री कराएंगे। ठीक है, एक्चुअली ये वेपराइजेशन चैम्बर से होते हुए आएगा। ठीक है, तो वेपराइजेशन चैम्बर से जब ये सैंपल हमारा आएगा स्टूडेंट, तो ये ऑब्वियसली ये गैसियस फेज में रहेगा। और जब ये जो हमारा सैंपल है आगे बढ़ेगा तो एक टाइम पे आके इस सैंपल के ऊपर हमारा इस टंगस्टन फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं इस पे आकर टकराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए सैंपल है, मॉलिक्यूल M से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। अब जब इस पे इलेक्ट्रॉन आकर टकराएंगे स्टूडेंट, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे आकर टकराया। ठीक है, तो होगा क्या कि इस मॉलिक्यूल में से इसके टकराने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ठीक है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन आकर इससे टकरा रहा है वो भी बाहर निकलता है। ठीक है, यानी एक फिलामेंट का इलेक्ट्रॉन और एक आपका इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते जा रहे हैं, है ना, यहाँ से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। ये हमारा एनोड होता है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से जाकर बम्बार्डमेंट किया तो ये हमारा मॉलिक्यूल्स जो है ये फर्दर आपका कन्वर्ट हो जाएगा M+ और रेडिकल में, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल जाएगा। फर्दर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन से इस पे भी आकर अटैक करेंगे। ठीक है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन बीम आकर फिर से अटैक करेगा, और जिससे ये जो आयन बना हुआ था अभी हमारा, इसमें फर्दर फ्रेगमेंटेशन होता है, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M1 M2 M3 प्लस आयन्स में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स का भी फ्रेगमेंटेशन होता जाता है। ठीक है, फर्दर ये फ्रेगमेंट आपके स्लिट 2 से पास होते हुए एक्सेलरेटर चैम्बर में आते हैं। ठीक है, एक्सेलरेटर चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पे भी आपके ग्रिड लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये ग्रिड आप जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे स्टूडेंट तो ये निगेटिवली मोर होता जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ तो फर्स्ट आपका पॉजिटिव है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये निगेटिव चार्ज इस पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, लाइक ग्रिड और भी हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रिड 6 पे जब आएंगे तो ये और निगेटिव हो जाएगा, ग्रिड 7 पे आएंगे तो ये और भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जो कि इन आयंस को वेलोसिटी देता है, जिसके वजह से ये मूव करके फर्दर मास एनालाइजर चैम्बर में आते हैं। ठीक है, और फिर ये वहाँ पे चले जाते हैं, मास बाई चार्ज रेशियो को एनालाइज करके आगे बढ़कर स्पेक्ट्रम दे देते हैं। ठीक है, तो हमें मेनली यहाँ पे क्या देखना है, आयोनाइजेशन चैम्बर को। तो आयोनाइजेशन चैम्बर में आपको यही वाला सीन सबसे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक। केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक को कह रहा है कि इन दिस टेक्निक सैंपल मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड थ्रू अ केमिकल रिएक्शन विद रिएजेंट गैस आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सैंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किसी दूसरे रिएजेंट गैस के हेल्प से आयोनाइज्ड किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज़ सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक विच इम्पार्ट्स लेस एनर्जी सो लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक के अंदर आता है। यहाँ पे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं। ठीक है, वर्किंग वाले पॉइंट्स को थ्योरेटिकली समझने से पहले हम इसे एक बार डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। ठीक है,
ये हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर का आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक है ना। इसके पहले जो आता है वो होता है वेपराइजेशन चैम्बर, देन इसके बाद आता है आपका एक्सेलरेशन चैम्बर, और उसके बाद आता है मास एनालाइजर चैम्बर, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे आयोनाइजेशन टेक्निक पढ़ना है, इसलिए हमें फोकस करना है आयोनाइजेशन चैम्बर पे। तो ये हमारा आयोनाइजेशन चैम्बर है, ठीक। और जब हम केमिकल आयोनाइजेशन कराते हैं तो हमारा चैम्बर कुछ इस तरीके का होता है। आप देख रहे हैं कि इस चैम्बर में यहाँ पे एक रीएजेंट गैस के लिए इनलेट बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम रीएजेंट गैस को चैम्बर के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इस जो रीएजेंट गैस होते हैं उन्हें 1 टॉर प्रेशर पे हम लोग अंदर साइड इंसर्ट करते हैं। ये रीएजेंट गैस आपके मीथेन हो सकते हैं, अमोनिया या आइसोब्यूटेन हो सकते हैं, ठीक है। होगा क्या कि जब हम सैंपल को यहाँ पे डालेंगे स्टूडेंट, जो कि सैंपल हमारा कैसा रहेगा, गैसियस फेज में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, गैसियस फेज टेक्निक के अंदर आता है। तो जो सैंपल हमारा रहेगा गैसियस फेज में, ये जब अंदर साइड आएगा स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि जो रिएजेंट गैस होते हैं, ठीक है ना, ये रिएजेंट गैस यहाँ पे जब आएंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है जो कि आपका टंगस्टन का हो सकता है या फिर आपका रेनियम या फिर इरिडियम का भी बना हो सकता है। ये यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इन गैस के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे मान लीजिए कि कोई गैस आया, हमारा गैस रिएजेंट गैस आया, तो ये जो फिलामेंट होते हैं ये इन गैस के ऊपर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डालते हैं, जिसके वजह से ये जो रिएजेंट गैस होते हैं सबसे पहले ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। यानी रिएजेंट गैस जो होते हैं वो आपके आयंस फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है। और फर्दर ये आयंस जो होते हैं, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट और भी ढेर सारे जो मीथेन गैस है, जो रिएजेंट गैस है, मान लीजिए हमने मीथेन लिया, तो अब गैस तो आता जा रहा है, तो कुछ यहाँ पे आपका आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि इस चैम्बर में भरे रहेंगे लेकिन अभी नहीं, लेकिन आयनाइज्ड नहीं हुए रहेंगे, ठीक है। तो जो ये अभी आयनाइज्ड हुआ है स्टूडेंट, ये फर्दर जो चैम्बर के अंदर केवल और केवल मीथेन प्रेजेंट है ना, CH4 केवल जो प्रेजेंट है, आयंस इनसे भी जाकर रिएक्ट करेंगे और इन्हें कन्वर्ट कर देंगे सेकेंडरी आयंस में, ठीक है। अभी मैं स्टेप वाइज भी अच्छे से समझाऊंगी। सबसे पहले बस आपको इतना समझना है कि जो रिएजेंट गैस होते हैं, पहले ये रिएजेंट गैस आपके खुद ही आयोनाइज्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिलामेंट, टंगस्टन या फिर इरिडियम वगैरह के हेल्प से होते हैं, ठीक है। और यही जो यहाँ पे रिएजेंट गैस है, जब ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं तो ये आयोनाइज्ड गैस रिएजेंट वाले जाकर आपके मॉलिक्यूल से अब रिएक्ट करेंगे और देन मॉलिक्यूलर आयंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। हम इसे अब थ्योरेटिकली एक बार अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि देखिए कह रहा है इट इज़ अ 2 पार्ट्स प्रोसेस। यहाँ पे 2 प्रोसेस होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, कह रहा है कि अ रिएजेंट गैस इज आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। यानी जो हमने रिएजेंट गैस लिया लाइक मीथेन, ठीक है, हमने क्या रिएजेंट गैस हमने बताया ना, मीथेन, अमोनिया या आइसोब्यूटेन एज ए रिएजेंट गैस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रिएजेंट गैस जो होते हैं सबसे पहले यही आयोनाइज्ड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। यानी रिएजेंट गैस आया और इस फिलामेंट के थ्रू, ठीक है, आयोनाइज कर दिए गए, ठीक। फिर कह रहा है सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि द रिएजेंट आयंस इंटरेक्ट विथ सैंपल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर्स आयन। अब जो रिएजेंट आयंस बन गए, ठीक है, रिएजेंट गैस को जो रिएजेंट आयंस में हम कन्वर्ट कर दिए, अब ये रिएजेंट आयंस आपके सैंपल मॉलिक्यूल से जाकर इंटरेक्ट करेंगे और सैंपल मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देंगे मॉलिक्यूलर आयंस में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस है। सबसे पहले इस रिएजेंट गैस को हम लोग आयन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन इसका आयन जाके इस सैंपल मॉलिक्यूल्स को आयन में कन्वर्ट करेगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और फर्दर जब मॉलिक्यूल्स आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये आपका मूव करेगा एक्सेलरेशन चैम्बर की तरफ, ठीक है। और एक्सेलरेशन चैम्बर से कहाँ जाएगा स्टूडेंट, मास एनालाइजर चैम्बर में, ठीक। देखिए इसके थ्रू हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। हम बोलें कि सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए हमने रिएजेंट गैस जो यूज किया वो है हमारा मीथेन, ठीक है। हम मीथेन यूज कर सकते हैं, आइसोब्यूटेन यूज कर सकते हैं, अमोनिया यूज कर सकते हैं। हमने मान लीजिए चैम्बर में रिएजेंट गैस क्या यूज किया, मीथेन लिया। तो जब हम मीथेन चैम्बर के अंदर डालेंगे स्टूडेंट, तो जो हमारा फिलामेंट है, तो फिलामेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट डालेगा इस रिएजेंट गैस पे, है ना। तो उस फिलामेंट से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे ये इस मीथेन गैस पे पड़ेगा, ठीक है, जिसके वजह से मीथेन गैस का भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रॉन हमने पहले से
जो हमने इलेक्ट्रॉन दिया वो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और मीथेन का भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो अब ये जो हमारा रिएजेंट गैस था ये कन्वर्ट हो गया आपका, देखिए यहाँ पे प्राइमरी आयंस में, ठीक है। क्या हुआ, ये देखिए CH4 प्लस और रेडिकल इस पे आ गया और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमने जो बम्बार्डमेंट कराया था, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते जाएंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब ये जो हमारा प्राइमरी आयंस बना है इसका फर्दर इलेक्ट्रॉन इस पे जब आएगा तो ये फिर से हमारे आयंस में टूटेंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्रेक करके क्या बना दिया, यहाँ से एक H रेडिकल बाहर निकल जाएगा तो ये बना देगा CH3 प्लस। तो एक आयन ये बन गया, एक आयन ये बन गया, ये दोनों आपके कहलाते हैं प्राइमरी आयंस, ठीक है। तो हमने रीएजेंट गैस को पहले कन्वर्ट कर दिया प्राइमरी आयंस में, ठीक है। फर्दर क्या होता है, कह रहा है कि प्राइमरी आयंस विल रिएक्ट विथ एक्सेस मीथेन। अब ये जो प्राइमरी आयंस हैं ये अभी भी चैम्बर के अंदर जो मीथेन गैस है उनसे जाकर रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी ये प्राइमरी आयंस हमारा यहाँ बना था CH4 रेडिकल एंड पॉजिटिव आयन, तो ये आपका देखिए मीथेन से जाकर रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या बना दिया CH5 है ना प्लस एंड CH3, यानी यहाँ से आप देख रहे हैं तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एक H इसके पास आ गया तो प्लस के फॉर्म में आया तो ये आपका बना दिया CH5 प्लस एंड CH3, ठीक है। ऐसे ही आप जब यहाँ पे एक्सेस मीथेन जो हमारा है उसको हम जब अपने इस वाले प्राइमरी आयन से जब रिएक्ट कराएंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा मिल के क्या बना दे रहा है, देखिए C2H5 बना दिया और यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये जो रेडिकल्स बन रहे हैं हमारे आयंस बन रहे हैं, ठीक है, आयंस बन रहे हैं, ये हमारे सेकेंडरी आयंस कहलाते हैं, ठीक है। तो यही सेकेंडरी आयंस अब हमारा क्या करेगा स्टूडेंट, यही सेकेंडरी आयंस अब जाके हमारे सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 2 तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं, या तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर दें या फिर हाइड्राइड ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल्स था, अब मॉलिक्यूल से जाकर इंटरेक्ट कर रहा है हमारा सेकेंडरी आयन जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ये सेकेंडरी आयन जब मॉलिक्यूल से जाकर इंटरेक्ट करेंगे स्टूडेंट तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेंगे, और प्रोटॉन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि ये जो हमारे सेकेंडरी आयन्स हैं ये अपना प्रोटॉन इसे दे दें। तो देखिए प्रोटॉन का मतलब होता है H+ है ना, तो यदि ये H+ एक इसके पास चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये ऐसे बन जाएगा मॉलिक्यूल प्लस H+, ठीक है। ये इस तरीके से मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन कर देगा, और यहाँ से चूंकि एक H+ जा चुका है तो ये फर्दर आपका मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। या फिर हाइड्राइड ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। हाइड्राइड ट्रांसफ़र में क्या होता है कि हो सकता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल्स से ये एक H ले लें, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये यहाँ से एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये अपने आप को बदल लेंगे, एक हाइड्रोजन लेके C2H6 में हो जाएंगे, है ना। तो ये देखिए C2H6 में हो गए और अब इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। तो ये वाला आयन जो बना एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन के साथ, ये वाला आयन और एक ये जो आपका मॉलिक्यूलर आयन बना जिसमें एक कम हाइड्रोजन हो गया, यही दोनों आपके होते हैं मॉलिक्यूलर्स आयन, और यही मॉलिक्यूलर्स आयन आपके पास होते हैं स्लिट 3 से एक्सेलरेशन चैम्बर में, एंड देन जाते हैं आपके 4th एनालाइजर चैम्बर में, मास एनालाइजर चैम्बर में, और फर्दर इन्हीं को डिटेक्ट करके स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आयनाइजेशन चैम्बर जो होता है, केमिकल आयनाइजेशन चैम्बर जो होता है वर्क करता है, यहाँ पे इस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे स्टेप देखा रिएक्शन कैसे हो रहा था, इसको स्टेप वाइज लिखे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कैरियर गैस या फिर रिएजेंट गैस इंट्रोड्यूस्ड एट 1 torr प्रेशर इनटू आयनाइजेशन चैम्बर। तो सबसे पहले रिएजेंट गैस जो होता है उसको हम लोग 1 torr प्रेशर के साथ आयनाइजेशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। देन क्या होता है, कह रहा है कि कैरियर या रीएजेंट गैस आयोनाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट वेयर फिलामेंट्स आर ऑफ टंगस्टन, रेनियम या इरिडियम होते हैं, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट जो होता है वो फिलामेंट्स के द्वारा होता है जो कि टंगस्टन वगैरह का बना होता है, यही आपके रिएजेंट गैस को आयनाइज्ड करेंगे, ठीक है। जब ये आयनाइज्ड करेंगे स्टूडेंट तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट के कारण रीएजेंट गैस जो होता है वो प्राइमरी आयंस का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है।
नाउ प्राइमरी आयंस रिएक्ट विथ एक्सेस रिएजेंट गैस टू द सेकेंडरी आयंस। अब यही प्राइमरी आयंस जो एक्सेस रिएजेंट गैस है मीथेन या अमोनिया, उससे रिएक्ट करके आपके सेकेंडरी आयंस का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। और नाउ सेकेंडरी आयंस रिएक्ट विथ सैंपल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोटोनेटेड मॉलिक्यूलर आयन। और यही सेकेंडरी आयंस अब आप आपके सैंपल के साथ जाके रिएक्ट करेंगे और आपका वहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन देंगे, जिसको हम लोग आगे चैम्बर में पास कराते जाएंगे और इसी चैम्बर को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। रीडिंग इसका लेंगे, स्पेक्ट्रम को नोट डाउन करते हैं। तो इस तरीके से आपके आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर वर्किंग होता है। होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पेज फर्स्ट, पेज सेकेंड, पेज नंबर थर्ड, एंड पेज नंबर फोर्थ। तो बाकी के जो टेक्निक्स हैं स्टूडेंट, उन्हें हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। कीप सपोर्टिंग।